हाय एवरीवन। सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी के लिए सबसे पहला और जरूरी स्टेप क्या है? ऑफ कोर्स एनसीईआरटीज। ये तो हम सब जानते हैं कि एनसीईआरटीज यूपीएससी का बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। चाहे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो या ज्योग्राफी, इकोनॉमी या फिर पॉलिटी, ये बुक्स आपको कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग बनाती हैं और सब्जेक्ट्स का फैक्चुअल क्लैरिटी भी देती हैं। लेकिन कभी कभी एनसीईआरटीज को पढ़ना बोरिंग और बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, राइट? लेकिन अब नो मोर बोरिंग पढ़ाई, हम लाए हैं जूनियर यूपीएससी प्रोग्राम, एक ऐसा एनसीईआरटी प्रोग्राम एंड यूपीएससी गाइडेंस प्रोग्राम जिसमें आपको मिलता है एनसीईआरटीज का एक बेहतरीन एनिमेटेड वीडियो कोर्स स्पेशली डिजाइंड फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स, जहां आप बहुत कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को विजुअल एनिमेशंस के थ्रू आसानी से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या आपको अर्थ के टेक्टोनिक प्लेट्स या फिर मुगल एम्पायर के हिस्टोरिकल बैटल्स को समझने और याद रखने में बहुत दिक्कत होती है? डोंट वरी अबाउट इट। एनिमेशंस विल हेल्प यू विजुअलाइज एंड रिटेन कॉन्सेप्ट्स बेटर। अब सब कुछ होगा इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग। एनिमेशन से ना सिर्फ आप कॉन्सेप्ट्स को क्लियरली समझ पाओगे, बल्कि रिवीजन भी ज्यादा इफेक्टिवली कर पाओगे। इंटरैक्टिव लर्निंग का फायदा यही होता है कि आप एग्जाम में फास्टर रिकॉल कर पाते हो और समझ भी आपकी डीप होती जाती है। और सबसे बेहतरीन बात, आप अपनी प्रिपरेशन को कहीं भी, कभी भी, किसी भी तरीके से रिवाइज कर सकते हैं विद दिस एनिमेशन कोर्स। इसके अलावा इस प्रोग्राम में शामिल है पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप और रेगुलर इंटरेक्शंस विद वेल नोन ब्यूरोक्रेट्स, जिससे आपके सारे डाउट्स को मिलता है इंस्टेंट आंसर। तो फिर देर किस बात की है? चलिए मिलते हैं आपसे जूनियर यूपीएससी प्रोग्राम में हमारे एनसीईआरटी एनिमेटेड वीडियोस के साथ। ऑल दी वेरी बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के एनसीईआरटी एनिमेटेड लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे आप सब जानते हैं कि भारत का वास्ट कल्चरल और हिस्टोरिकल हेरिटेज हमेशा से रिलीजन से जुड़ा रहा है। यह देश सिर्फ सनातन धर्म जैसी एंशिएंट परंपरा का बर्थ प्लेस ही नहीं, बल्कि दुनिया के कुछ बड़े एंशिएंट रिलीजन्स का भी घर रहा है, जिसमें बुद्धिज्म और जैनिज्म भी शामिल हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इन्हीं दोनों रिलीजन्स के बारे में बात करेंगे। इनके सेलिएंट फीचर्स, इनकी फिलॉसफी, इनके प्रमुख प्रोपाउंडर्स, स्कॉलर्स और इनके सोसाइटी पर क्या प्रभाव पड़ा, सब कुछ डिटेल में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं। दोस्तों, बुद्धिज्म और जैनिज्म का ओरिजिन लगभग एक ही टाइम पर हुआ था, जब इंडियन सबकॉन्टिनेंट में सोसाइटल और रिलीजियस कंडीशंस तेजी से चेंज हो रहे थे। उस समय लोग नए आइडियाज और अप्रोचेस की तलाश में थे और ये दोनों धर्म अपने यूनिक नजरिए के साथ सामने आए। इन्होंने लाइफ के दुखों का सॉल्यूशन, मोक्ष की खोज, अहिंसा का इंपॉर्टेंस और मेडिटेशन का रास्ता ऑफर किया। इनका ये फ्रेश पर्सपेक्टिव लोगों के लिए एक नई डायरेक्शन जैसा था, जो उस वक्त के ट्रेडिशनल रिलीजियस प्रैक्टिसेस से काफी डिफरेंट था। इसी नए अप्रोच ने लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और धीरे धीरे इन धर्मों का इन्फ्लुएंस हर तरफ फैलने लगा। यहां एक ध्यान देने वाली बात यह है कि इन दोनों रिलीजन्स का जन्म 6th सेंचुरी में श्रमण मूवमेंट के दौरान हुआ। श्रमण मूवमेंट का मतलब होता है श्रम, यानी एफर्ट करने वाला, और यह एक ऐसी रिवॉल्यूशनरी वेव थी जो वैदिक ट्रेडिशंस के अगेंस्ट उभरी थी। उस समय लोग वैदिक रिचुअल्स और सैक्रिफाइसेस से थोड़े डिस्कनेक्ट फील कर रहे थे और उन्हें लाइफ के डीपर क्वेश्चंस का जवाब चाहिए था, जैसे दुख का कारण क्या है, मोक्ष का रास्ता क्या है और जीवन का असली मकसद क्या है। यही वजह थी कि श्रमण मूवमेंट का जन्म हुआ। श्रमण मूवमेंट के अंडर काफी सारे स्पिरिचुअल टीचर्स और फिलोसोफर्स आए, जिन्होंने अलग अलग थॉट्स और प्रैक्टिसेस प्रेजेंट की। इन्हीं में से दो सबसे प्रोमिनेंट धर्म थे, बुद्धिज्म और जैनिज्म, जिन्हें हम आगे देखने वाले हैं। लेकिन यहां एक वाजिब सवाल यह उठता है कि इन धर्मों का ओरिजिन कैसे हुआ? कौन कौन से वो फैक्टर्स रहे होंगे जिससे बुद्धिज्म और जैनिज्म का ओरिजिन पॉसिबल हुआ होगा? बुद्धिज्म और जैनिज्म जैसे रिलीजन्स के इमर्ज होने के पीछे मेनली 5 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे। पहला, इमर्जेंस ऑफ सिटीज एंड ट्रेड। दूसरा, एग्रीकल्चर इकोनॉमी। तीसरा, वर्ण सिस्टम। चौथा, क्षत्रियाज रिएक्शन। और पांचवा फैक्टर है पीपल्स लाइकिंग फॉर सिंपल लिविंग। आइए एक एक करके एक बार जरा डिटेल में इन्हें समझते हैं। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म जैसे रिलीजन इमर्ज होने के पीछे सबसे मेजर रीजन है इमर्जेंस ऑफ सिटीज एंड ट्रेड का।
जैसे जैसे नए शहर और ट्रेड का डेवलपमेंट हुआ, लोगों की लाइफस्टाइल भी चेंज होने लगी। इस नए अर्बन सेटअप में पुराने रिचुअल्स और वैदिक प्रैक्टिसेस लोगों को रेलेवेंट नहीं लग रहे थे, इसीलिए एक नई स्पिरिचुअल अप्रोच की जरूरत महसूस होने लगी थी। इसी तरह दूसरा रीजन है एग्रीकल्चर इकोनॉमी। उस टाइम की एग्रीकल्चरल इकोनॉमी में भी चेंजेस आ रहे थे। फार्मिंग कम्युनिटीज के इश्यूज और उनकी नीड्स वैदिक प्रैक्टिसेस के सॉल्यूशंस के साथ मैच नहीं कर रहे थे। इस वजह से लोगों ने अल्टरनेटिव स्पिरिचुअल पाथ्स को एक्सप्लोर करना शुरू किया। तीसरा रीजन था वर्णा सिस्टम। वैदिक सोसाइटी में वर्णा सिस्टम काफी रिजिड था, जहां ब्राह्मण्स का सबसे ऊंचा स्टेटस था। इस इनइक्वालिटी से फ्रस्ट्रेटेड लोग जो मोस्टली लोअर वर्णा से थे, उन्होंने बुद्धिज्म और जैनिज्म जैसे धर्मों की तरफ शिफ्ट किया, जो सबके लिए एक्सेसिबल और इक्वल थे। फोर्थ, कुछ हिस्टोरियंस के अनुसार इसके पीछे एक रीजन क्षत्रियों का रिएक्शन भी था। क्षत्रिय वर्ण के लोग भी वैदिक सिस्टम के अगेंस्ट रिएक्शन दिखा रहे थे, क्योंकि उनका रोल और एस्पिरेशंस वैदिक धर्म में उतना एक्नॉलेज नहीं किया जाता था। बुद्धा और महावीर दोनों क्षत्रिय फैमिली से थे, जो दिखाता है कि इस वर्ण का भी इन धर्मों के विकास में रोल था। फिफ्थ, पीपल्स लाइकिंग फॉर सिंपल लिविंग। उस वक्त के कॉम्प्लेक्स वैदिक रिचुअल्स और सैक्रिफाइसेस के कॉन्ट्रास्ट में लोग सिंपल लिविंग और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे। बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों ही सिंपल लिविंग, मेडिटेशन और अहिंसा को प्रमोट करते थे, जो लोगों को ज्यादा अपीलिंग लगता था। इन सब फैक्टर्स ने मिलकर बुद्धिज्म और जैनिज्म के विकास में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और इन धर्मों को रैपिडली पॉपुलर बनाया। खैर, चलिए यहां तक तो हमने ये देख लिया कि वो कौन से फैक्टर्स और सर्कमस्टांसेस थे जिनके कारण बुद्धिज्म और जैनिज्म का ओरिजिन हुआ या वो एग्जिस्टेंस में आए। आइए अब इन रिलीजन्स को एक एक करके थोड़ा डिटेल में समझते हैं। बुद्धिज्म का ओरिजिन 6th सेंचुरी बीसी में महात्मा बुद्ध द्वारा हुआ। उनका पूरा नाम सिद्धार्थ गौतम था और उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो आज के नेपाल में लोकेटेड है। वो शाक्या क्लैन को बिलोंग करते थे, लेकिन उनका कास्ट क्षत्रिय। गौतम बुद्ध एक सिग्निफिकेंट टीचर बनकर उभरे, जिनकी टीचिंग्स ने सिर्फ इंडियन सबकॉन्टिनेंट में ही नहीं बल्कि सेंट्रल एशिया, चाइना, कोरिया, जापान, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया तक अपनी छाप छोड़ी। बुद्धा के स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत एक थर्स्ट फॉर नॉलेज से हुई थी। अपने महल के कंफर्ट से बाहर निकलकर उन्होंने अलग अलग इंटेलेक्चुअल्स और गुरुओं के साथ एक्सटेंसिव डायलॉग्स किए, जिससे उनका स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग और गहरा होता गया। एक लंबे समय तक यहां वहां एस्थेटिक लाइफ बिताने के बाद आखिरकार बोध गया बिहार के एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ और वो सिद्धार्थ गौतम से बुद्धा बन गए। यहीं से उनकी टीचिंग्स का असली सफर शुरू हुआ और यहीं से ही बुद्धिज्म की एक शुरुआत माना जाता है। बुद्धा की प्रोफाउंड टीचिंग्स का मेजर सोर्स अलग अलग बुद्धिस्ट टेक्स्ट और बायोग्राफीज में मिलता है। इन टीचिंग्स का फोकस मेनली सफरिंग, पीस और राइट लिविंग के कॉन्सेप्ट्स पर था। गौतम बुद्धा का जन्म एक कंफर्टेबल रॉयल फैमिली में हुआ था, लेकिन उनका जीवन बदलने का कारण बनी 3 चीजें: ओल्ड एज, डिजीज और डेथ। बुद्ध के जीवन के इस इंसिडेंट को 3 साइट्स के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि एक दिन प्रिंस गौतम अपने आलीशान पैलेस से बाहर निकलकर टहल रहे थे, तभी उनको रास्ते में 3 चीजें दिखाई दी, जिससे उनके माइंड पर बहुत गहरा इंपैक्ट पड़ा। पहला साइट था एक बूढ़ा आदमी, यानी कि ओल्ड पर्सन। सबसे पहले उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा जो फ्रेल और आगे से झुक गया था। ये देखकर उन्हें समझ आया कि बुढ़ापा एक ऐसी चीज है जिससे कोई भी नहीं बच सकता, चाहे वो कितना भी जवान या मजबूत हो। फिर उन्होंने एक ऐसे आदमी को देखा जो बीमारी से परेशान था। यह पहली बार था जब उन्होंने बीमारी और उसके दुख को समझा और यह रियलाइज किया कि कोई भी बीमार पड़ सकता है, चाहे वो कितना भी अमीर या पावरफुल हो। तीसरी चीज जो उन्होंने देखी वो थी एक लाश, यानी अ डेड बॉडी, जिसे फ्यूनरल प्रोसेशन में ले जाया जा रहा था। ये उनकी पहली मुलाकात थी मौत से और उन्हें समझ आया कि जिंदगी अनसर्टेन है और मौत ही इसका आखिरी और फाइनल ट्रुथ है। इन 3 साइट्स ने सिद्धार्थ के जीवन का नजरिया ही बदल दिया। उन्हें समझ आया कि कोई भी लग्जरी या सुख शांति उन्हें बुढ़ापे, बीमारी या मौत से नहीं बचा सकती। बाद में वो एक सन्यासी की शांति देखकर इंस्पायर हुए और उन्होंने अपने रॉयल लाइफ को छोड़कर दुख के कारण और लिबरेशन की तलाश का रास्ता पकड़ लिया। इसी तलाश ने उन्हें एनलाइटनमेंट तक पहुंचाया और वो बुद्धा बन गए। अपने स्पिरिचुअल क्वेस्ट के दौरान सिद्धार्थ ने कई पाथ एक्सप्लोर किए।
रिगरस बॉडीली मॉडिफिकेशन से लेकर डीप मेडिटेशन तक। इन सब चीजों के बाद उन्होंने एनलाइटनमेंट अचीव किया और बुद्धा बन गए। एनलाइटनमेंट के बाद उन्होंने अपनी जिंदगी धम्म यानी कि राइटियस लिविंग का पाथ प्रोपगेट करने में लगा दी। उनका मकसद था लोगों को जीवन को दुख से मुक्त करना और इनर पीस तक पहुंचाना। यह था गौतम बुद्ध का सफर, जो एक स्पिरिचुअल टीचर के रूप में दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक प्रभाव छोड़ गए। अब आइए एक नजर डालते हैं इनके दिए गए टीचिंग्स और फिलॉसफी पर। बुद्धा को एनलाइटनमेंट तो बोध गया में प्राप्त हुआ, लेकिन उन्होंने अपनी पहली टीचिंग्स सारनाथ में दी थी, जो मॉडर्न डे वाराणसी के पास लोकेटेड है। त्रापुसा और बहालिका को उनका अर्ली डिसाइपल माना जाता है। यह भी माना जाता है कि ये त्रापुसा और बहालिक ही थे जिन्होंने बुद्धा को एनलाइटनमेंट मिलने के बाद पहले मील ऑफर किए थे। खैर, उनका सफर सारनाथ से पहले सरमन देने के साथ से शुरू हुआ था और फिर वहां से उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में काफी एक्सटेंसिवली ट्रैवल किया, जहां जहां लोगों को एनलाइटनमेंट और स्पिरिचुअल गाइडेंस भी दी। आखिरकार उनका महानिर्वाण कुशिनारा में हुआ था। महात्मा बुद्ध के टीचिंग्स की बात की जाए तो बुद्धा के टीचिंग्स का मेन फोकस था कि जिंदगी दुख और अनहैप्पीनेस से भरी हुई है और यह दुख का मेजर सोर्स होता है अनफुलफिल्ड डिजायर्स। बुद्धा ने बताया कि अगर हम अपने डिजायर्स को कंट्रोल कर सके तो हम जिंदगी में सुख और शांति पा सकते हैं। उन्होंने मॉडरेशन को फॉलो करने की इंपॉर्टेंस बताई, जिसे उन्होंने मिडिल वे या मध्यम मार्ग कहा। इसका मतलब था कि हम एक्सट्रीम लग्जरी या एक्सट्रीम हार्डशिप्स दोनों से दूर रहें और एक बैलेंस्ड लाइफ जिए। बुद्धा ने काइंडनेस के वर्च्यूज को भी हाईलाइट किया और सभी लिविंग बीइंग्स के लिए रिस्पेक्ट दिखाने की इंपॉर्टेंस समझाई। उनकी टीचिंग्स में कर्मा का कॉन्सेप्ट सेंट्रल था, जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया कि हमारे एक्शंस का असर ना सिर्फ प्रेजेंट लाइफ पर होता है बल्कि हमारी फ्यूचर लाइफ पर भी पड़ता है। दोस्तों, बुद्धा ने अपनी टीचिंग्स को सभी तक पहुंचाने के लिए प्राकृत लैंग्वेज का यूज किया, जो आम लोगों की बोली थी। इससे यह इंश्योर हुआ कि उनकी बातें हर इंसान तक आसानी से पहुंचे और वो हर लोग समझ पाए, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से क्यों ना हो। बुद्धा एक स्ट्रॉन्ग एडवोकेट थे क्रिटिकल थिंकिंग और इंडिविजुअल रिफ्लेक्शन के लिए। उन्होंने हमेशा यह कहा कि लोगों को उनकी टीचिंग्स को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने खुद के एक्सपीरियंस से समझना और इंटरनलाइज करना चाहिए। इस तरह उन्होंने लोगों को इनकरेज किया कि वो अपनी सोच से चीजें समझें और उस पर विचार करें। यह टीचिंग्स आज भी बुद्धा के फॉलोअर्स और स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्टेड लोगों के लिए गाइड और इंस्पिरेशन का सोर्स है। उन्होंने 3 ज्वेल्स या त्रिरत्न का भी कॉन्सेप्ट दिया, जिस पर बुद्धिज्म का पूरा बेस टिका हुआ है। पहला ज्वेल है बुद्धा, जो इस रिलीजन के फाउंडर है। उन्होंने एनलाइटनमेंट पाकर दुनिया को दुख से निकालने का रास्ता दिखाया। उनका जीवन और उनकी टीचिंग्स हर बुद्धिस्ट के लिए एक बड़ा इंस्पिरेशन है। दूसरा ज्वेल है धर्म, यानी बुद्धा के टीचिंग्स और उनका मैसेज। ये टीचिंग्स जिंदगी के ट्रुथ्स और सफरिंग्स के कारण के बारे में है और कैसे हम अपनी प्रॉब्लम्स को खत्म करके पीस और एनलाइटनमेंट अचीव कर सकते हैं। तीसरा ज्वेल है संघ, जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी है, जिसमें मॉन्क्स, नन्स और सभी फॉलोअर्स आते हैं। ये वो लोग हैं जो बुद्धा के टीचिंग्स को फॉलो करते हैं और एक दूसरे को अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में सपोर्ट करते हैं। संघ का रोल होता है धर्म को प्रिजर्व करना और आने वाली जनरेशंस तक पहुंचाना। ये 3 ज्वेल्स बुद्धिज्म का कोर हैं और हर समय बुद्धिस्ट फॉलोअर्स को गाइड करते हैं। जहां तक बात बुद्धिस्ट फिलॉसफी की है, तो बुद्धिज्म की फिलॉसफी का मेन एसेंस ये है कि अर्थ का नेचर ट्रांजिएंट है, यानी सब कुछ कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है। बुद्धा इस कॉन्सेप्ट को अनिक्का कहते हैं, जिसका मतलब है कि कुछ भी परमानेंट या इटर्नल नहीं होता। बुद्धा के अकॉर्डिंग दुनिया सोललेस है, जिसे अनत्ता कहा जाता है, जो ये बताता है कि कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं टिकती। इस चेंजिंग नेचर के साथ ही उन्होंने दिखाया कि ह्यूमन लाइफ इनहेरेंटली दुख यानी सौरों से भरी हुई है। ये दुख हर इंसान के जीवन का एक बेसिक पार्ट है। बुद्धिज्म के अकॉर्डिंग अगर हमें इन वर्ल्डली प्रॉब्लम से ऊपर उठना है तो हमें मॉडरेशन का पाथ या मिडिल पाथ को चूज करना होगा। साथ ही अर्ली बुद्धिज्म में किसी डाइटी या गॉड की एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस को इंपॉर्टेंट नहीं समझा गया। बुद्धा के टीचिंग्स का फोकस इंडिविजुअल स्पिरिचुअल ग्रोथ पर था, जहां हर व्यक्ति अपने एफर्ट से एनलाइटनमेंट प्राप्त कर सकता था बिना किसी भी डिवाइन इंटरवेंशन के।
ने बुद्धिज्म और इसकी फिलॉसफी को अच्छे से समझा। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बुद्धिज्म का शायद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यानी बुद्धिस्ट टेक्स्ट। आइए समझते हैं कि ये टेक्स्ट क्या हैं और कैसे ये टेक्स्ट बुद्धास के टीचिंग्स के प्रिजर्वेशन में अहम रोल प्ले किया। बुद्धा और उनके समय के टीचर्स ने अपनी नॉलेज को डिस्कशंस और डिबेट्स के थ्रू ओरली ट्रांसमिट किया। इन टीचिंग्स को सुनने वाले लोगों में मेन, वुमेन और शायद बच्चे भी शामिल होते थे जो एक्टिवली इन डिस्कशंस में पार्ट लेते थे। इस ओरल ट्रेडिशन के जरिए बुद्धा के मैसेजेस को जनरेशन दर जनरेशन पास ऑन किया गया। दोस्तों, बुद्धिस्ट टेक्स्ट और लिटरेचर की डिटेल्स में जाने से पहले चलो पहले बुद्धिस्ट काउंसिल्स को समझ लेते हैं। इन काउंसिल्स का बुद्धिज्म के ग्रोथ और स्प्रेड करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल था। ये काउंसिल्स ही थी जिन्होंने बुद्धा के टीचिंग्स को प्रिजर्व किया और नए रीजन्स तक पहुंचने में मदद की थी। फर्स्ट काउंसिल 486 बीसी में हुई। यह पहली काउंसिल अजातशत्रु के पैट्रोनेज में हुई थी जो हर्यंक डायनेस्टी के रूलर थे। इस काउंसिल को राजगृह में कंडक्ट किया गया और महाकश्यप और उपाली ने इससे प्रिसाइड किया। इसमें मेनली बुद्धा के टीचिंग्स को कंपाइल किया गया और विनय पीटक और सुत्त पीटक को ऑफिशियली रिकॉर्ड करने का काम किया गया। दूसरी काउंसिल काला अशोक के टाइम पे वैशाली में हुई थी जो शिशुनाग डायनेस्टी के किंग थे। इस काउंसिल को सर्वकामिनी ने लीड किया था। यहां पर एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया। संघ को दो अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया, जिसमें एक को थेरावादिन और दूसरे ग्रुप को महासंघिका कहा गया। थर्ड काउंसिल 250 बीसी में हुई। तीसरी काउंसिल अशोक के पैट्रोनेज में पाटलिपुत्र में ऑर्गेनाइज हुई थी, जहां मोगली पुत्र टिस्सा इसे प्रिसाइड कर रहे थे। इस टाइम पे अभिधम्म पिटक को कंपाइल किया गया। अशोका का बुद्धिज्म के स्प्रेड में काफी मेजर कंट्रीब्यूशन था और इस काउंसिल के बाद रिलीजन का इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा बढ़ गया। फोर्थ काउंसिल फर्स्ट सेंचुरी एडी में हुई। चौथी और आखिरी मेजर काउंसिल कनिष्का के रूल के दौरान कश्मीर में हुई थी, जो कुषाण डायनेस्टी के एम्परर थे। इस काउंसिल का लीडरशिप वासुमित्र के हाथ में था। यहां पर बुद्धिज्म को दो मेन सेक्ट्स में डिवाइड किया गया, हीनयान और महायान, जो आगे चलकर बुद्धिज्म के अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट के रूप में उभरे। खैर, बुद्धिस्ट काउंसिल्स के समझने के बाद हम वापस बुद्धिस्ट टेक्स्ट पर आते हैं। दरअसल बुद्धा के डिमाइस के बाद जो अराउंड 5th या 4th सेंचुरी बीसी में हुआ था, उनके टीचिंग्स को उनके डिसाइपल्स ने कंपाइल किया। यह काम एक काउंसिल ऑफ एल्डर्स या सीनियर मॉन्क्स के साथ हुआ। इसे फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल भी कहते हैं, जो 483 बीसी में राजगृह में ऑर्गेनाइज किया गया था। इस काउंसिल में जो टीचिंग्स कंपाइल हुई उनको पीटक बोला गया। वैसे तो शुरू में इसमें दो ही पीटक थे, लेकिन फिर बाद में एक और पीटक यानी कि टेक्स्ट जोड़ दिया गया और तब से इसे त्रिपिटका यानी 3 बास्केट्स कहा गया, क्योंकि ये तीनों अलग अलग टाइप के टेक्स्ट को होल्ड करते थे। त्रिपिटक में 3 मेन पार्ट्स हैं। पहला है सुत्त पीटक। यह बुद्धा के कोर टीचिंग्स को इंक्लूड करता है, जहां उनके बेसिक प्रिंसिपल्स और फिलॉसफीज कवर होते हैं। दूसरा है विनय पिटक। यह रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में बताता है जो संघ और मोनास्टिक ऑर्डर के लिए है। और तीसरा और आखिरी है अभिधम्म पिटक। यह फिलोसॉफिकल मैटर्स में डीपली ड्वेल करता है, जैसे कि माइंड और रियलिटी का नेचर। जब बुद्धिज्म नए रीजन्स में स्प्रेड होने लगा, जैसे श्रीलंका, तब नए टेक्स्ट जैसे द्वीपवंसा और महावंसा भी लिखे गए, जो बुद्धिज्म की रीजनल हिस्ट्री को डॉक्यूमेंट करते हैं। यह सिर्फ सिंपल रिकॉर्ड्स ही नहीं थे, बल्कि उन जगहों पे बुद्धिज्म कैसे ग्रो हुआ था उसकी स्टोरीज भी बताते हैं। इस टाइम पे फॉरेन पिलग्रिम्स जैसे फाहे और ह्यून त्सांग चाइना से इंडिया आए, ताकि ओरिजिनल टेक्स्ट को वापस ले जा सकें और वहां के लोगों तक भी इन टीचिंग्स का नॉलेज पहुंचा सकें। बाद में स्कॉलर्स ने अपनी टेक्स्ट को अपनी अपनी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया, ताकि इनका विजडम सब जगह शेयर हो सके। बुद्धिस्ट टेक्स्ट को कई सेंचुरीज तक एशिया के मोनास्ट्रीज में केयरफुली मैन्युस्क्रिप्ट्स के फॉर्म में प्रिजर्व किया गया। आज के मॉडर्न टाइम्स में इन टेक्स्ट का ट्रांसलेशंस पाली, संस्कृत, चाइनीज और तिब्बतन जैसे लैंग्वेजेस से प्रिपेयर किया गया है, ताकि बुद्धा की टीचिंग्स सबके लिए एक्सेसिबल हो। बुद्धिस्ट टेक्स्ट के बाद आइए हम देखते हैं बुद्धिज्म के फॉलोअर्स और उनके स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन को। बुद्धिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है संघ का। यह कुछ और नहीं बल्कि बुद्धिज्म के डिवोटेड फॉलोअर्स के एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है, सबसे ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है। सबसे पहले बुद्धा ने एक संघ स्टैब्लिश किया, जो मॉन्क टीचर्स का एक ऑर्गेनाइजेशन था, जहां धम्म का ज्ञान दिया जाता था। इन संघ में रहने वाले मॉन्क्स का लाइफस्टाइल सिंपल होता था और इन्हें भिक्षुस के नाम से जाना जाता था।
पहले सिर्फ मेन को ही संघ का हिस्सा बना दिया जाता था, लेकिन लेटर ऑन वुमेन भी ज्वाइन करने लगी थी। पहली वुमेन जो संघ में शामिल हुई वो थी बुद्धा की फॉस्टर मदर महाप्रजापति गौतमी। संघ में किसी भी मेंबर का पहले का सोशल स्टेटस मैटर नहीं करता था। संघ के अंदर सब इक्वल माने जाते थे। इसका फंक्शनिंग कंसेंसस या वोटिंग के बेसिस पर होता था, जहां सबकी राय ली जाती थी। जहां तक वुमेन का संघ में शामिल करने का सवाल है, तो उन्हें भी संघ में शामिल किया जाता था और उन्हें भिक्षुनी कहा जाता था। बाद में काफी सारी भिक्षुनीज धम्म की टीचर्स भी बन गई, जिन्हें थेरिस कहा जाता था। वुमेन को संघ में आने का रास्ता देने में आनंद मॉन्क का सिग्निफिकेंट रोल था। इसके अलावा बुद्धिस्ट टेक्स्ट थेरी गाथा जो सुत्त पीटक का पार्ट है, इसमें भिक्षुनी से रिलेटेड वर्सेस पाए जाते हैं जो संघ और उसके आउटसाइड वुमेन के रियल लाइफ एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, चाहे वो सोशल स्ट्रगल्स हों या स्पिरिचुअल जर्नी। इसमें कुछ इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस भी मिलती हैं, जैसे पुण्य, एक स्लेव वुमेन और एक ब्राह्मण के बीच रिचुअल्स को लेकर हुई डिस्कशंस, जो उस टाइम के सोशल रिफॉर्म्स को चैलेंज करती हैं। बुद्धा के फॉलोअर्स काफी डाइवर्स बैकग्राउंड से आते थे। किंग्स, वेल्दी, इंडिविजुअल्स, वर्कर्स, स्लेव्स, क्राफ्ट पीपल सब संघ का हिस्सा बन सकते थे। संघ ज्वाइन करते ही सब अपने पहले के सोशल आइडेंटिटीज को छोड़ देते थे। खैर, बुद्धिज्म और जैनिज्म के इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों, इस टॉपिक को हम अपने अगले वीडियो में भी कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।